हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ चंदन सर। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के एकदम बेसिक पॉइंट को। ठीक है, जो हमारे लिए एकदम, जिसको बोलते हैं बेसिक का मतलब ही होता है एकदम मूल, एकदम जड़ से। तो हम लोग एकदम निचले स्तर से हम लोग इंग्लिश को समझते समझते हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। और ज्यादा नहीं पढ़ना हम लोग को है, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सारे कुछ को क्या करेंगे, सीखेंगे। हम लोग थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो हम लोग इंग्लिश ग्रामर में स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बेसिक पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारी बात यहाँ पे आती है कि इंग्लिश, सर ये इंग्लिश क्या होती है? तो इंग्लिश एक प्रकार की हमारी लैंग्वेज है। ये क्या है? हमारी लैंग्वेज। तो हम कहते हैं कि इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, यानी कि ये भाषा है, ये किसी प्रकार की सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश को समझना है तो इसे भाषा की तरह हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग आज इसको समझने का काम करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इस इंग्लिश को, तो हम लोग बात कर रहे हैं तो कहते हैं कि सर इंग्लिश एक प्रकार की हमारी क्या है? लैंग्वेज है। लैंग्वेज है, क्या है बाबू? एक प्रकार की लैंग्वेज है। ठीक है, तो सर ये लैंग्वेज क्या होता है? नहीं, अगर हमारे सामने आए कि सर ये लैंग्वेज जो होती है, तो ये लैंग्वेज क्या होती है? तो अगर लैंग्वेज को डिफाइन किया जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारी जो ये लैंग्वेज होती है, ये लैंग्वेज इज अ मीडियम। मैं लिखता हूं, आप लोग भी साथ साथ लिखिएगा। लैंग्वेज इज अ मीडियम विच बी, बेसिक से एकदम पूरा चल रहे हैं और एकदम पूरी बेसिक से लेकर के हम लोग एडवांस तक काम को करेंगे। ठीक है, विच बी एक्सप्रेस आर थॉट्स फीलिंग्स एंड आइडियाज। ठीक है, यानी कि इसका कहने का अर्थ ये होता है कि भाषा एक ऐसा माध्यम होती है जिसके द्वारा हम अपने मन में जो विचार बन रहा है, कोई तरीका बन रहा है या कोई भाव आ रही है हमारी मन में, तो हम उसको व्यक्त करने का काम करते हैं। और व्यक्त हम जिस माध्यम से करते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई लैंग्वेज की बात। अब हम इस लैंग्वेज, अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज को व्यक्त किया जाता है, इसकी एक स्क्रिप्ट होती है। स्क्रिप्ट पढ़ा होगा, इसे हम लोग लिपि कहते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज को व्यक्त करने वाली जो स्क्रिप्ट है, वो भी ध्यान देना कि इंग्लिश लैंग्वेज को व्यक्त करने के लिए हम जिस स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं, उसकी जो स्क्रिप्ट होती है, वो लैंग्वेज का स्क्रिप्ट क्या होता है इंग्लिश का? तो बात याद रखिएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज को व्यक्त करने की जो स्क्रिप्ट होती है, वो क्या होती है बाबू? रोमन। क्या होती है? रोमन स्क्रिप्ट के माध्यम से हम इंग्लिश लैंग्वेज को बोलते हैं। ठीक है, आगे बात, इसमें जब लैंग्वेज को डिफाइन किया गया तब परिभाषा निकल करके आती है कि लैंग्वेज एक ऐसा माध्यम है जिससे हम एक्सप्रेस करते हैं। भाई, हम एक्सप्रेस करने के लिए, कोई भी व्यक्ति किसी चीज को एक्सप्रेस कब कर पाएगा? जब उसे एक्सप्रेस करना है। तो मैं इस एक्सप्रेस को इनबॉक्स करके मैं यहां लाने का काम करता हूं। एक बार समझिएगा कि अगर हम इस एक्सप्रेस को समझने की बात करें, इसके बारे में बात करें, इस एक्सप्रेस को, तो इस एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस का मतलब होता है कि किसी चीज को अभिव्यक्त करना। क्या होता है? अभिव्यक्त करना। तो अगर अभिव्यक्त करना हमें है, तो हमें जरूरत है किस चीज का? स्किल। क्या चाहिए? स्किल। स्किल को डेवलप करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिसके माध्यम से हमारी स्किल क्या होती है? बढ़ती है। तो स्किल को डेवलप करने के लिए हमें प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि हम स्किल को डेवलप करते हैं तो क्या क्या चीजें हम में होनी चाहिए जिसके वजह से हमारी स्किल क्या हो सकेगा? डेवलप हो पाएगा। तो सबसे पहले आप स्किल को अपना लाने के लिए एक काम कीजिएगा जिसे मैं कहता हूं लिसनिंग। किसी भी चीज को कोई भी शिक्षक अगर आपको पढ़ाते हैं या कुछ बताते हैं, तो आप सबसे पहले उसे सुनने का काम करें। ठीक है, वो जो बता रहा है उसे पहले सुनिए। जब तक सुनोगे नहीं तब तक फिर हमारा कुछ दिमाग में जाएगा ही नहीं।
और दिमाग में नहीं जाएगा तो फिर हम सीख कहां से पाएंगे। तो सबसे पहले स्किल को अपना बनाने के लिए क्या चाहिए बाबू? लिसनिंग पावर होनी चाहिए। इसका मतलब होता है सुनना। अगर आपके अंदर लिसनिंग पावर आती है तो फिर आपके अंदर क्या आएगी? स्पीकिंग। मतलब कहने का होता है कि अगर आप सुनिएगा किसी चीज को तभी ना बोल पाइएगा। अगर किसी व्यक्ति के बारे में आपको बोलने के लिए कह दे और उसके बारे में आप जानते ही नहीं है तो आप कैसे व्यक्त कर सकते हैं? नहीं पॉसिबल है, ठीक है ना, क्योंकि हमें मालूम नहीं है। सबसे पहले उसके बारे में हम सुनेंगे तभी हम क्या कर पाएंगे? उसके बारे में बोल पाएंगे। अगर आप बोल पा रहे हैं तो आप उसे लिखने का भी काम कीजिए। क्या कीजिए? लिखने का भी काम कीजिए। अगर आप लिख ही रहे हैं तो इतना तो होशियार हो ही गए कि आप इसे रीडिंग भी तो दे ही सकते हैं। तो आपके अंदर स्किल लाने के लिए 4 तरीके हैं। पहले तरीके को क्या बोलते हैं बच्चे? लिसनिंग। क्या बोलते हैं? लिसनिंग। अगर दूसरी की बात समझा, दूसरे को हम क्या कहते हैं? स्पीकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? स्पीकिंग। फिर अगर तीसरी बात कहें तो राइटिंग होनी चाहिए, और फिर क्या होनी चाहिए? ये 4 चीज ही हमारी क्या चीज बनाती है? स्किल को बनाती है। किसी भी भाषा में चले जाओ, लेकिन भाषा को एक्सप्रेस करने के लिए किसी भी, लेकिन अभी हम लोग इंग्लिश समझ रहे हैं तो अंग्रेजी के माध्यम से समझेंगे। तो एक्सप्रेस करने के लिए स्किल चाहिए किसी भी चीज को। तो सबसे पहले लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग करने आना चाहिए, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत होगा, ठीक है। तो आगे अगर बात को हम लोग समझते हैं तो सर जैसे हमारे सामने अगर स्किल आ जाएगी तो हम अगर लिसनिंग कर लिए तो स्पीकिंग जैसी करेंगे तो आपकी जो निकलेगा आपके अंदर से एक प्रकार की साउंड। क्या निकलेगा? साउंड। अब जब कोई भाषा भाई कोई भी बोलेगा, पहले इसे इरेज कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार की अगर लैंग्वेज अगर बोल रहा है, भाषा बोल रहा है, तो उसकी जो ये जुबान है उससे क्या निकलेगा? साउंड। क्या निकलेगा बाबू? साउंड निकलेगा। तो अगर कोई व्यक्ति है अगर वो बोलने का काम कर रहा है तो उसकी जुबान से सबसे पहले क्या निकलेगा? साउंड निकलेगा। अब वो जौन सा जिस प्रकार का लैंग्वेज बोले या जो भी लैंग्वेज बोले उस पर डिपेंड है। लेकिन हम लोग अभी बात किसका कर रहे हैं? कौन सी लैंग्वेज की? इंग्लिश की। तो अगर कोई व्यक्ति अगर इंग्लिश में अगर आवाज निकाल रहा है यानी कि इंग्लिश बोलने का काम कर रहा है तो उसे इंग्लिश बोलने के लिए टोटल जो चाहिए यही 26 लेटर्स उसके सामने आएंगे। अब ये 26 लेटर्स क्या होते हैं आपको पता होगा, भी इसके बारे में जिक्र करते हैं। तो ये 26 लेटर्स का ही प्रयोग करके इंग्लिश में वो साउंड निकाल सकता है, ठीक है ना। ये लेटर क्या होती है? हम लोग पढ़े हैं जैसे कि ABCD ऐसा पढ़े हैं, उसी को मिलाकर के हम लोग बनाया जाता है। इंग्लिश जो बनती है वही ABCD जो कुछ है, मतलब कि वही सब चीज को मिला करके बड़े बड़े वर्ड, छोटे छोटे वर्ड, सेंटेंस, ये सब का फॉर्मेशन किया जाता है। तो हमारे सामने जब साउंड आएगी तो साउंड के लिए यही 26 लेटर्स आते हैं जो हम लोग पढ़ने का काम करेंगे, अभी समझते हैं। 26 लेटर का ही हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं। इसी 26 लेटर्स को हम लोग कहते हैं अल्फाबेट। क्या कहते हैं? अल्फाबेट के नाम से जानते हैं। कभी भी अल्फाबेट्स मत लिखिएगा, क्योंकि अल्फाबेट्स जो लिखा जाता है वो गलत होती है। इसका अल्फाबेट सही मीनिंग है अल्फाबेट्स इज इनकरेक्ट, करेक्ट इज अल्फाबेट, ठीक है। तो इस अल्फाबेट में टोटल लेटर्स कितने आते हैं? 26 आते हैं, जो कि आपने बचपन में पढ़ा होगा। जैसे कि ABCD जो भी आप बोलने का काम करते हैं यही सब क्या है? लेटर से अगर एक एक करके इसे करते हैं तो समझने का हम अब काम करते हैं। तो सर हमारे सामने अगर हम साउंड निकालने का बात करते हैं तो हमारे सामने तो ही अल्फाबेट आएगी, और इस अल्फाबेट में टोटल लेटर्स कितने होते हैं? 26। तो अगर सबसे पहले सर हमें यहाँ पे मिल जाए डिफाइन करने के लिए कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लेटर का, किसकी बात करते हैं? ये लेटर का, कि अगर हमारे सामने लिखा जाए लेटर और पूछा जाए कि हम लेटर किसे कहते हैं तो हम किस प्रकार से इसे डिफाइन कर सकते हैं? बताइए, हम इसे किस प्रकार से डिफाइन कर पा सकते हैं? बताइएगा। कई तरह के डेफिनेशन बन सकता है, इसका बनाने पे है निर्भर कि आप जिस प्रकार से उसकी डेफिनेशन को बनाइएगा उस प्रकार से बनेगा। तो मैं आप लोग के सामने एक डेफिनेशन बनाने का काम करता हूं। इससे मान लो कि मैंने लिखा कि लेटर्स आर सिंबल्स
और कैरेक्टर, लेटर्स आर सिंबल्स और कैरेक्टर्स that are building blocks of language, that are building blocks of language। ठीक है, या फिर डिफाइन कई तरीके से, एक डेफिनेशन मैं और बोलता हूं कि लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, ये भी डेफिनेशन आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर बोल सकते हैं कि लेटर इज द पार्ट ऑफ अल्फाबेट विच हेल्प्स टू मेक अ न्यू वर्ड, यानी कि वो अल्फाबेट का ही पार्ट होता है जिसके माध्यम से हम नई शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। अल्फाबेट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारे सामने, नई शब्द। या फिर ये लेटर की बात करते हैं तो लेटर्स आर सिंबल्स या कैरेक्टर। लेटर एक प्रकार की सिंबल है या एक प्रकार की कैरेक्टर है जो किसी भी लैंग्वेज को बनाने में हमें सहायता प्रदान करती है। लैंग्वेज को बनाना है तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगा, हमें लेटर्स का। एग्जांपल के जैसे कि समझो, मैं अगर यहां पे लिखने का काम करूं कि फॉर एग्जांपल मैं अगर लिखूं कि जैसे मान लो कि मैंने लिखा ए, फिर मैंने लिखा बी, फिर मैंने लिखा सी, फिर मैंने लिखा डी, इसी प्रकार से हम लोग चलते चल जाएंगे कहां तक, जेड तक। ठीक है, ये सबको पता है। और इसी को टोटल अगर काउंट करते हैं तो वही कितना निकलता है लेटर्स, 26 लेटर। और अगर इसी को एक साथ लेकर के चलते हैं, एक साथ इसको अगर हम लेकर के चलते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। और ये लैंग्वेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। कैसे, मैं समझाता हूं। जैसे मानो कि एक मकान है बना हुआ या एक रूम बना हुआ है, क्लासरूम आपका बना हुआ है ना, तो अगर पूछा जाए कि बताइए जो एक क्लासरूम का निर्माण हुआ है तो इस क्लासरूम का सबसे छोटा यूनिट क्या है, पूछा जाए कि इस क्लासरूम का बनाया गया इस क्लासरूम को, तो इस क्लासरूम को बनाने में जो इसकी सबसे छोटी यूनिट है वो सबसे छोटी यूनिट क्या है, तो आप कहो कि सर इसमें सबसे छोटी यूनिट इस दीवार में लगा हुआ है ईंट। क्या लगा हुआ है, ईंट। ईंट एक बिल्डिंग को बनाने वाली सबसे छोटी यूनिट है। उसी ईंट को लगातार हम लोग अरेंज करते जाते हैं तो फिर जाकर के एक दीवार खड़ा होता है, और फिर कई दीवार को हम लोग अगर फिर मिलाते हैं तो फिर जाकर के एक छत खड़ा होता है। तो इसी प्रकार से हम लोग इंग्लिश को समझेंगे कि ये जो हो गई ये ईंट है एक प्रकार का जो कि सबसे स्मॉलेस्ट है। अभी हम लोग जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं या लैंग्वेज को समझ रहे हैं तो लैंग्वेज की ये सबसे छोटी यूनिट हो गया। कौन हो गया सबसे छोटी यूनिट, लेटर। अब इसी लेटर से हम लोग आगे बनाएंगे वर्ड, फिर वर्ड से हम लोग आगे बनाते हैं सेंटेंस। तो जैसे हम एक ईंट से दीवार को खड़ा किए, फिर कई दीवार को मिलाए तो फिर एक छत बन गया, फिर आपका एक रूम तैयार हो गया। तो इंग्लिश में तो भी कुछ उसी प्रकार से हम इसको समझा रहे हैं कि इसको अगर समझोगे तो सबसे छोटी यूनिट इसकी क्या निकलती है बाबू, लेटर। अब उसी लेटर को अरेंज करते जाओगे तो एक कंप्लीट मीनिंग देगा, और वो कंप्लीट मीनिंग देकर के जो बनता वो वर्ड कहलाता है। और वैसे वैसे कई वर्ड को आपस में अगर मिला दिया जाए, क्या कह दिया जाए, वैसे वैसे वर्ड को आपस में मिला दिया जाए तो वही वर्ड फिर किसकी निर्माण कर देती है, सेंटेंस का निर्माण करती है। बात समझ रहे हो, ठीक है, फाइन। तो आगे हम लोग चलते हैं। तो ये हो गई। अब जब इस पूरी को लेते हैं तो इस पूरी को क्या कहते हैं, अल्फाबेट। यही अल्फाबेट है। इसे कभी भी अल्फाबेट्स, डोंट से अल्फाबेट्स, यू से इट इज अल्फाबेट, डोंट से अल्फाबेट्स, नोट एस एट, जो एस होती है उसे सफिक्स करने की जरूरत नहीं है इसमें, वो मीनिंग गलत हो जाता है, उसके अर्थ ही कुछ अलग निकलता, वो अनर्थ फिर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो अगर आगे हम डिफाइन करना चाहें किस चीज को, अल्फाबेट को, किसे डिफाइन करना चाहते हैं, अल्फाबेट को। तो अगर हम अल्फाबेट को डिफाइन करें तो हम अल्फाबेट किसे कहते हैं बच्चे बताइएगा। हम जब बात को कहें कि जब पूरी लेटर्स को एक साथ इकट्ठे अगर लिखने का काम करते हैं तो वही चीज अल्फाबेट कहलाती है। तो मैं कह सकता हूं कि ऑल लेटर्स आर टेकन टुगेदर
इज कॉल्ड अल्फाबेट, इज कॉल्ड अल्फाबेट। यानी कि जब हम पूरी लेटर्स को एक साथ लेकर के चलते हैं, कहां लेकर के चलते हैं, एक साथ लेकर के चलते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर समझा जाए तो ए से लेकर के पूरी जेड की अगर हम बात करते हैं तो पूरा के पूरा एक होती है, समूह में आता है, तो पूरा के पूरा क्या हो गया, अल्फाबेट। क्या हो गया, पूरा के पूरा अल्फाबेट। अगर इसी में से हम एक एक पार्ट को अगर निकालना, एक एक निकालना अगर शुरू करते हैं, मान लो कि मैंने इसमें से ए निकाल दिया, मैंने इसमें से इस प्रकार से बी निकाल दिया, मैंने इसमें से एक एक सी निकाल दिया, तो जब हम एक एक को अलग अलग निकालते हैं तो इसे फिर हम अल्फाबेट नहीं कहते हैं, फिर ये एक एक लेटर है। ये क्या है, एक एक लेटर है। यानी कि ये अलग अलग लिखा जा रहा, तो ए एक लेटर है, बी एक लेटर है, सी एक लेटर है, लेकिन इसे निकाला कहां जा रहा है, इसी अल्फाबेट में से। या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि जो लेटर्स का पूरी की पूरी समूह होता है उससे भी हम अल्फाबेट कहते हैं। यानी अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। ये भी डेफिनेशन आसान है, जो आपको अच्छी लगी आप उसे याद कर सकते हैं। तो अभी आप लोग ने किसे यहां पे निकाला, अल्फाबेट को, यानी कि सभी लेटर्स को एक साथ अगर लिया जाए वही चीज क्या कहलाती है, अल्फाबेट कहलाती है। ठीक है, फाइन, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है जी या कोई परेशानी नहीं? तो फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो अभी हम इस सबसे छोटे यूनिट की बात किए, तो सर जब इस छोटे यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो इस छोटे यूनिट के बाद आखिर फिर आगे हम क्या करेंगे, तो मैंने कहा कि जैसे अगर एक ईंट है तो ईंट को अगर लगातार अरेंज करते जाओगे तो क्या बनेगा, एक क्या बनेगा जी, दीवार बनेगा। तो वही हम इसको मान रहे हैं कि मानो ईंट है, अब इस ईंट को मतलब इसको अरेंज करेंगे यानी कि सरियाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक प्रकार का वर्ड का निर्माण करेगा। तो सर वो वर्ड क्या होती है उसके बारे में भी थोड़ा हम लोग को समझने की जरूरत है। तो इसे इरेज कर दिया जाए, कोई दिक्कत, आप लोग उतार लिए हैं, ठीक है। चलते हैं आगे फिर। चलिए फिर देखिए आगे क्या कहता है। तो हम लोग अब लेटर के बाद अल्फाबेट देखें, अब इसके बाद अगली इसकी क्या बेस होती है वो तैयार वो देखते हैं। तो आगे अब हम लोग को समझना है जिसे हम लोग कहते हैं वर्ड। क्या कहते हैं बच्चे, अब वर्ड के बारे में तुम लोग को पता है या नहीं, तुम लोग कुछ वर्ड के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, क्या जानते हो, थोड़ा बहुत भी जानता होगा, ऐसा बात नहीं है, तुम लोग होनहार विद्यार्थी हो, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कहता है वर्ड। जब वर्ड को डिफाइन, अब डेफिनेशन तो कई तैयार हो सकते हैं, वो आपको तैयार करने पे किस प्रकार से तैयार किया जाता है, डेफिनेशन सबका अपनी अपनी अलग अलग तरीके से भी तैयार, कोई दिक्कत उसमें परेशानी डेफिनेशन में नहीं होती है। मेन हमें जब हम पढ़ रहे हैं तो अगर इंग्लिश में हमारी किसी प्रकार की प्रश्न आती है तो उसे सॉल्व करने की क्षमता हमें आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके अंदर वो क्षमता आ जाती है तो आप एक अच्छे विद्यार्थी, यानी कि हम लोग को पढ़ने का मकसद होता है किसी प्रकार की प्रश्न या फिर स्पीकिंग की बात भी जहां तक हो, तो स्पीकिंग को भी हम सही तरीके से तभी बोल पाएंगे जब पूरी रूल अगर हम ग्रामर की पढ़ लेंगे अच्छे ढंग से तो हम अच्छे तरीके से इंग्लिश में स्पीकिंग कर सकते हैं। बट उसके लिए हमें अच्छे ढंग से रूल्स को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे वर्ड की डेफिनेशन को बताते हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि वर्ड की डेफिनेशन अगर लिखने का काम करो तो अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, यानी कि आपको लेटर्स को सबसे पहले क्या करना है, अरेंज करना है। अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर्स इन मीनिंगफुल यूनिट इज कॉल्ड वर्ड, यानी कि अरेंजमेंट हमारा लेटर्स का इस प्रकार होना चाहिए, किस प्रकार, मीनिंगफुल यूनिट में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, मीनिंगफुल यूनिट में। यानी कि जैसे कि एक एग्जांपल अगर समझने के लिए दिया जाए
कि आपके सामने लिखा गया ORWK, ठीक है। अगर इसको समझो तो देखो इसको ध्यान से, ORWK लिखा हुआ है, तो इसमें अगर हम लेटर को अगर काउंट करने के काम करते हैं तो 1 लेटर, 2 लेटर्स, 3 लेटर्स, 4 लेटर्स हैं। तो ये लेटर्स का तो है ही जिक्र किया हुआ यहाँ पे, लेकिन एक किसी प्रकार की मीनिंगफुल यूनिट को दे रहा है। अरे किसी प्रकार की मीनिंगफुल यूनिट को दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो मीनिंगफुल यूनिट को नहीं दे रहा है, इसके वजह से क्या हो गया जाकर के बाबू, लेटर नहीं हुआ। अगर इसी को हम मीनिंगफुल यूनिट में लिखने का अगर काम करते हैं तो ये देखिए आपके सामने लेटर्स वही 4 है, लेकिन इसे मैंने क्या किया, अरेंज किया। और अरेंज कैसा किया, मीनिंगफुल, यानी कि जो जिसकी मीनिंग यानी कि अर्थ पूरी तरीके से क्या हो, निकल सके, तब जाकर के हमारी मीनिंग देने का काम किया। इसकी कोई अपनी मीनिंग नहीं थी। उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपके सामने लिखा गया A, उसी के बाद आपके सामने लिखा गया TRW और उसके बाद लिखा गया E। बताओ कि एक वर्ड है, और इसे आप एक वर्ड कह सकते हैं। लेटर्स तो ये है ही बहुत सारे, लेकिन प्रॉब्लम सर यहाँ पे ये है, मान लो कि घर बना रहे हो, तो घर में मान लो कि ईंट दीवार अगर खड़ा करो तो एक ईंट यहां रखोगे और एक ईंट यहां रखोगे, तो क्या दीवार सही बन पाएगा? अरेंजमेंट सही होनी चाहिए उसकी। तो सबसे पहले हमें इसकी क्या करना है, अरेंजमेंट। और जब इसकी हम अरेंजमेंट कर लेंगे तब जाकर के इसकी अरेंजमेंट भी करना है, तो किस प्रकार से, मीनिंगफुल, जिससे कुछ ना कुछ कंप्लीट अर्थ निकल सके। तो हम इसे अगर अरेंज करने का काम करें तो इसकी मीनिंग कुछ इस प्रकार से निकल करके आएगी। तो वर्ड ए कहलाएगा कि वर्ड ए कहलाएगा? वर्ड ए न कहलाएगा, क्योंकि इसकी कोई अर्थ आपके सामने निकल रही है, लेकिन इसकी तो अर्थ आपके सामने निकल रही है। इसके वजह से वर्ड ए कहलाएगा, ना कि ए कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो हम लोग अगर डेफिनेशन की बात की है तो अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन मीनिंगफुल यूनिट। अब इस मीनिंगफुल यूनिट क्या होती है, तो हम इसी यूनिट में हम लोग देखने वाले हैं, जिसे हम लोग अपनी ग्रामर में पूरी अच्छी ढंग से पढ़ेंगे। यही वर्ड की यूनिट को बनाता है। वो चीज को हम कहते हैं, जिसे आप लोग पहले से परिचित होंगे, जिसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। यही वर्ड्स की पूरी टाइप आपके सामने आएगी पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में, ठीक है। और उसे हम लोग देखने का काम बारी बारी से करेंगे। पहले तो यहां तक बताओ कि वर्ड तक सभी को समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।